नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाम रखी है भाजपा के प्रचार अभियान की कमान। पीएम आज भी राज्य में करेंगे रोड शो और चुनावी जनसभाएं। राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के तमाम दिग्गज आज राज्य में करेंगे चुनाव प्रचार। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। जेडीएस समेत अन्य दल भी मतदाताओं को लुभाने में नहीं छोड़ रहे हैं कोई कसर। मणिपुर में स्थिति अब धीरे धीरे हो रही है सामान्य। चुराचांदपुर में आज सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में आंशिक रूप से दी गई ढील। राज्य में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। राज्यपाल ने फिर की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज मणिपुर को छोड़कर देश के 499 शहरों में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन। देश के बाहर 14 शहरों में भी होगी परीक्षा। खेल की खबरों में आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 7 विकेट से हराकर दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को रखा बरकरार। वहीं मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने लीग में दूसरा स्थान किया हासिल। और रियल मैड्रिड ने 2014 के बाद पहली बार जीता कोपा डेल रे का खिताब। फाइनल में ओसासुना को 2-1 से हराया। रियल मैड्रिड के लिए रॉड्रिगो ने किए दोनों गोल। और बुलेटिन में सबसे पहले खबरें कर्नाटक के चुनावी समर की। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अंतिम दौर में पहुंच चुका है। राजनीतिक दलों के नेता लगातार रैली और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में रोड शो करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी राज्य में चुनावी जनसभाएं भी करेंगे। पीएम मोदी आज शाम श्री कांतेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक चुनाव को लेकर कई रोड शो करेंगे। अमित शाह बागलकोट में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज विजयनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान सोनिया गांधी ने संभाली। सोनिया गांधी ने हुबली में एक रैली को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेलगावी और चिक्कोडी में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। राज्य की क्षेत्रीय पार्टी जनता दल सेकुलर का भी धुआंधार चुनावी प्रचार जारी है। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में जेडीएस प्रमुख कुमारस्वामी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। कारवार विधानसभा सीट कर्नाटक के महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2018 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार कारवार विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। कांग्रेस ने यहां से सतीश कृष्ण सेल को मैदान में उतारा है, जबकि जेडीएस से यहां चैत्रा कोटारकर चुनावी समर में है। देखते हैं कारवार विधानसभा से हमारे संवाददाता की यह विशेष रिपोर्ट। कारवार विधानसभा सीट कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आती है। ग्रीन टूरिज्म और बीच के लिहाज से पर्यटकों के लिए लोक लुभावन इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर रूपाली संतोष नायक पर भरोसा जताया है। साल 2018 में कारवार सीट से रूपाली नायक को पहली बार विधानसभा पहुंचने का मौका मिला था।
बीते 5 सालों में रूपाली की छवि ऐसी महिला नेत्री के रूप में उभरी है जिन्होंने अपने क्षेत्र में सड़क, टूरिस्ट स्थल से लेकर हवाई अड्डे के विकास में गति दी है। साथ ही नौसेना बेस बनने से विस्थापित हुए आम आदमी के दर्द को झेला है और उन्हें मुआवजा दिलाने में कठिन परिश्रम किया है। कांग्रेस जब थी कुछ काम नहीं हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने इतना काम किया। स्टेट हमारा प्रेसिडेंट, हमारा सीएम, लास्ट सीएम येडियुरप्पा जी एंड अभी का सीएम हमारा बोम्मई सर, बहुत से हमको पैसा दे के 2 बरस में इम्प्रूवमेंट हो गया है हमारा एरिया। सब कारावरंकोला इतना ही नहीं, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत इम्प्रूवमेंट के लिए, पानी के लिए, वो नमक का पानी का रुकवाने के लिए, क्योंकि वो खेती में आ जाती है, उसके बाद वेल को आ जाती है, वो पीने का पानी नहीं रहता था। अभी वो एक बड़ा योजना दे दिया गया हमको। कांग्रेस ने यहां से सतीश कृष्णा सेल को मैदान में उतारा है। सतीश इस सीट से साल 2013 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते थे, लेकिन 2018 के चुनाव में सतीश तीसरे पायदान पर रहे। दूसरे पायदान पर जेडीएस उम्मीदवार रहे थे। एक बार सिद्धरामैया जी और अपना डीके शिव कुमार साहब ने ये पैकेज सेपरेट देता हूं मैं बॉर्डर एरिया के लिए और कुछ इंडस्ट्री लाने के लिए हम लोग हेल्प करेंगे, बिकॉज हमारा इधर ऑल वेदर पोर्ट भी है। जनता दल, सेकुलर और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी यहां से चुनावी मैदान में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। तकरीबन 2,20,000 मतदाता वाली इस विधानसभा में मछुआरे समेत कई जातियां चुनावी खेल को बिगाड़ने की ताकत रखती हैं। आम आवाम भी इस बार के विकास एजेंडे में अच्छे अस्पताल और रोजगार देने वाले उम्मीदवारों को जिताने का मन बनाए हुए हैं। इधर अच्छा मेडिकल कॉलेज होना, बड़ा कॉलेज, अच्छा इधर ही सर्जरी कर सो, हार्ट का ऑपरेशन हो, जो कुछ बड़ा ये सिकनेस होता है ना, तो इधर होना चाहिए। हमको उधर दौड़ना पड़ता है, तो इसलिए नज़दीक हो तो सब अच्छा हो जाएगा। अभी सभी लोग तो वोट मांग रहे हैं, अभी वोट उनका तो मांगने का टाइम है, अभी हम लोग देने का टाइम है हमारा। अभी सोच समझ के देने का वोट। वही ऐसे एमएलए चाहिए जो कुछ काम करने का है, कुछ काम करने का नहीं तो कुछ भी नहीं है ना। हमारा कारवार का लोग बहुत समझदार आदमी है, लोग है, मतलब लोग सोचते हैं किसको लाने का आगे, किसको वोट देने का है, किसको वोट दिया तो कौन काम करेगा। ऐसा कारवार विधानसभा की सीट गोवा के बॉर्डर से लगती है। खूबसूरत वादियां, हरे भरे पेड़ और समुद्र की लहरें पर्यटकों को खूब लुभाती हैं। हालांकि विधानसभा में चुनावी तापमान चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार अपने पक्ष में जनता को रिझाने में जुटे हुए हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की रूपाली नायक को दोबारा जनता का आशीर्वाद मिलता है या कांग्रेस जेडीएस को जीत का सेहरा मिलता है। टूरिस्टों के लिए मुफीद कारवार जिले में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जेडीएस और आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। हालांकि विश्लेषकों का ये कहना है कि यहाँ इस बार का मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। अब ये देखना होगा कि 10 मई को होने वाले चुनाव में जनता किस उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि चुनती है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, कारवार। और अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज देश के 499 शहरों में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी नीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने उन उम्मीदवारों की परीक्षा रद्द कर दी है जिनका केंद्र मणिपुर में आवंटित था। ऐसे उम्मीदवारों के लिए बाद में परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा देश के बाहर 14 शहरों में भी आयोजित होगी। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:20 तक चलेगी। परीक्षा के लिए पंजीकरण करा चुके विद्यार्थी नीट की वेबसाइट neet.nta.nic.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आज दुनिया की कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी का सामना करने की कगार पर हैं, जबकि भारत में मंदी आने की संभावना शून्य है। बेंगलुरु में रीडिफाइनिंग ग्लोबल ऑर्डर द इंडियन वे थीम पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में मंदी की संभावनाएं शून्य है, लेकिन हम आत्मसंतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमने 2047 तक एक विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। So many developed countries today are on the verge of facing recession. Whereas India, even by I think it was Bloomberg or one such a group, the chance of any country entering a recession now
for India is zero. And if it is zero, can we just sit with complacency and say, all right, we are zero, no problem, we won't get into recession, we are all right? No, we can't. दिल्ली विश्वविद्यालय के पुरुष छात्रावास में राहुल गांधी के आने के मामले से कैंपस का माहौल गर्मा गया है। राहुल गांधी के इस अचानक और अनाधिकृत दौरे पर डीयू प्रशासन ने चिंता जताई है। प्रशासन का कहना है कि उनके आने से हॉस्टल के आवासीय छात्रों को काफी दिक्कत हुई। वहीं भीड़ के प्रवेश करने से उत्पन्न हुई अराजकता से भी छात्र नाराज हुए। डीयू की प्रॉक्टर रजनी अब्बी ने आरोप लगाया कि पूर्व सांसद ने यात्रा के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी और उनके इस दौरे से छात्रों को परेशानी हुई और उन्हें खाना भी नहीं मिल पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने डीयू कैंपस यात्रा के दौरान सुरक्षा में सेंध लगाई क्योंकि उन्होंने किसी से अनुमति नहीं ली है। प्रॉक्टर ने कहा कि वो विश्वविद्यालय इसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहती। Yesterday I think around 1:10 to 1:15, somewhere in between, I got a message that Rahul Gandhi has come to PG Men's Hostel, and there was when I entered the hostel, there was a whole mob of students, around 100 to 150 students were there, and with great difficulty even I could enter into the mess. People don't recognize because they were not students there, they were outsiders, they were all NSUI, some office bearers or something, and it was all a stage managed kind of a thing. He's a person of national importance, he has Z+ security, at least the area SHO should have known. So it's a major security breach also, and it's a major security concern for him also and for the students also. पंजाब में गिरफ्तार की गई महिला पत्रकार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। भावना किशोर के वकील चेतन मित्तल ने कहा कि यह गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस मामले में सोमवार को रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी। चेतन मित्तल ने कहा कि मामला दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज किया गया है। न्यूज़ नाउ के एक सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट भावना किशोर, वो उसके खिलाफ और उनके ड्राइवर और एक कैमरामैन के खिलाफ लुधियाना पुलिस ने रजिस्टर की थी। रात को उन्होंने उनको अरेस्ट भी कर दिया साथ ही साथ। आज बड़ी मुश्किल के साथ हमें उसकी एफआईआर की कॉपी मिली। एफआईआर पढ़ने से हमें बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये पूरा मेलाफाइड इंटेंशन के साथ पर्चा दर्ज कराया गया है। और आज जब उनको जुडिशियल रिमांड में भेजा गया लुधियाना कोर्ट में, उस स्टेज पे हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट करके एफआईआर की कॉपी की। ना तो उन्होंने अपलोड कर रखी थी कहीं पर, ना कॉपी दी उसको अक्यूज, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए मेगा मैराथन थैंक यू मोदी जी कार्यक्रम में भाग लिया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। हमारे लिए गौरव की बात है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया आज कोरोना महामारी के बाद पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई और इस अव्यवस्था के दौर में भारत को G20 की अध्यक्षता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको मिली है, यानी कि भारतवासी को मिली है। हर एक भारतवासी के लिए बहुत गर्व की बात है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के सहयोग से आजादी का अमृत महोत्सव समारोह को चिन्हित करने के लिए लघु वीडियो की दूसरी श्रृंखला तैयार की है। ये श्रृंखला भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को प्रकाश में लाती है जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान अपना बलिदान दिया था। इन फिल्मों को मानवीय सूचना और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नवंबर 2022 में 53वें इफ्फी महोत्सव के दौरान उन्होंने लॉन्च किया था। आज हम देखेंगे मंगल पांडे की वीरता की कहानी, जिन्होंने आजादी की पहली क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया था। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। बहुत समय पहले थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जाबाज सिपाही, नाम था मंगल पांडे उनका। थी स्वतंत्रता संग्राम की आग जलाई। 22 वर्ष की आयु में ही हुए वो ब्रिटिश फौज में दाखिल। देख स्वार्थी अंग्रेजों को ठाना आजादी करनी है हासिल।
दुख भर गया था हृदय में और मन में था गुस्सा। हिल गया ब्रिटिश राज जब हुआ ये महान किस्सा। जानवरों की चर्बी से निर्मित आई एक नई कारतूस, सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को पहुंची ठेस। देख अंग्रेजों की ये करतूत। विद्रोह का बिगुल बजा दिया मंगल ने, कारतूस को किया इनकार। हाजिर हुए देश की सेवा में और लगाई क्रांति की ललकार। क्रोधित हुए अंग्रेजी अफसर, दिया मंगल की वर्दी और हथियार छीनने का आदेश। उन्हें मौत के घाट उतार दिया मंगल ने और दिया हर भारतीय को ये संदेश, जागो, उठो, हे भारत माता ने पुकारा। देख ऐसा जुनून, राजा, रजवाड़े, सैनिक, मजदूर सब में भड़क उठा अंगारा। भयभीत ब्रिटिश सरकार ने चलाया मंगल पर मुकदमा कठोर। मिली सजा फांसी की, लेकिन अब हर जगह मच गया क्रांति का शोर। प्राण त्यागे मातृभूमि के लिए, एक अकेले थे वो हजारों अंग्रेजों पर भारी। मंगल पांडे के साहस की मिसाल से हमेशा जलती रहेगी देशभक्ति की चिंगारी। आशा है कि देशभक्ति से भरपूर ये कहानियां सभी भारतीयों के मन में जोश और उत्साह भर देंगी। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। और जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन, जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम और आप कम ही जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं राजस्थान के मूलचंद लोढ़ा के बारे में, जिन्होंने समाज सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने गांव में नेत्र चिकित्सालय बनवाया और 14,000 से अधिक आंखों के ऑपरेशन भी संपन्न कराए। चिकित्सा के क्षेत्र में आज भारत कई ऊंचाइयों को छू रहा है। शहरों में आपको एक से बढ़कर एक बड़े हाई टेक्निक से लेस हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे जहां पर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ग्रामीण इलाकों की, वहां भी चिकित्सा सेवाएं आज बहुत बेहतर हो रही हैं। आंगनबाड़ी की बात करें या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की बात करें, आज हमारे डॉक्टर्स जाकर रूरल एरियाज में भी कमाल का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपको 3 या 4 दशक पीछे ले जाएं तो शायद ये सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं थी। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की जिसने 4 दशक पहले शुरुआत की अपने समर्पण की, और डूंगरपुर के आदिवासी बहुल इलाकों में, वहाँ के गाँव में इन्हें भाई साहब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में, उन्हें बेहतर सुविधाएं प्राप्त देने में। जो लोग देख नहीं सकते उनके नेत्र बन गए, जो पढ़ नहीं सकते उन्हें शिक्षा मुहैया कराई, जो बीमार हैं उन तक चिकित्सा पहुंचाई। समाज के जरूरतमंद लोगों की आस बने राजस्थान के मूलचंद लोढ़ा ने डूंगरपुर क्षेत्र और आदिवासी अंचल में समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक ऐसा सेवा भावी व्यक्तित्व जिसने अपने सेवा भाव से साल 2000 में जागरण जन सेवा मंडल की स्थापना कर 5 बच्चों के लिए छात्रावास के साथ शुरुआत की और सैकड़ों बच्चों के जीवन में शिक्षा की लौ जलाई। मैं क्या सेवा भारती राजस्थान का काम करता था और उस समय मैं सारे राजस्थान में घूमा। मैं जैसलमेर भी गया, धौलपुर भी गया, तो सारे राजस्थान में मैं घूमा। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये जो क्षेत्र है इसमें वास्तव में सेवा की अवस्था है। तो यहाँ जो सरपंच थे उन्होंने देखा कि भाई ये संस्था यहाँ आई मझोला में, तो उसके कारण मझोला में प्राथमिक विद्यालय हुआ, सड़क हुई, सामुदायिक भवन बना और ऐसे विकास के काम हुए। तो उनको लगा कि भाई ये संस्था के आने से ये काम हुआ है। तो आसपास के लोग हमको बुलाने लगे, कहने लगे हमारे गांव में काम चालू करो। 6 जून 2000 में हमने मझोला में संस्था की स्थापना की और कुछ कार्यकर्ता जुटे। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। प्रारंभ में बड़ी कठिनाइयां थी यहाँ, और लोकल लोग जो है ये सोचते थे कि हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। तो संघर्ष उनसे काफी संघर्ष रहा। मेरी ये इच्छा है कि भाई एक भी आदमी
वागड़ क्षेत्र, इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का लगा हुआ ये क्षेत्र, एक भी आदमी अंधा नहीं हो और हर आदमी को आंखों संबंधी सुविधाएं अधिक से अधिक मिले और वो निस्वार्थ भाव से मिले। विनम्रता की मूर्ति, साधारण व्यक्तित्व के मालिक मूलचंद लोढ़ा को सम्मान के साथ भाई साहब बुलाया जाता है। 5 दशकों से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में डूंगरपुर के वागदरी को अपने जीवन की नई प्रयोगशाला बनाकर सामाजिक जीवन में अनेक प्रयोग किए। स्कूल, अस्पताल और गेस्ट हाउस बनाए, जैविक खेती के नए प्रयोग किए। इस क्षेत्र के लोगों में आंखों की समस्या आम थी। उन्होंने मोतियाबिंद पर काम करते हुए वगदारी गांव में एक नेत्र चिकित्सालय बनाया, 350 कैंप लगाए, 14,000 से अधिक आंखों के ऑपरेशन कराए, 1.5 लाख लोगों की आंखों की जांच कर नए कीर्तिमान गढ़े। मूलचंद लोढ़ा जी जो पिछले 40 साल से इस ट्राइबल बेल्ट में काम कर रहे हैं, जहां पर वो हेल्थ की तो बहुत सारे समस्या होती है, आंखों की समस्या भी एक बहुत मेजर चैलेंज है एरिया में, और उस एरिया में काम करने में जो अप्रोच की डिफिकल्टी होती है उसको भी जो है आपको सुलझाना पड़ता है। आंखों का ऑपरेशन कराना, बड़े कैंप यहाँ पर लगाने पड़ सकते हैं, लाखों लोगों का ऑपरेशन उन्होंने करवाया हुआ है। दूसरा जो उनका फील्ड मैंने देखा है कि वो जो है जो स्पेशली जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनके एजुकेशन में उन्होंने काम किया है। इससे जो है लोगों को पता चलना चाहिए कि डिफ़िकल्ट एरिया में, स्पेशली ट्राइबल बेल्ट्स में भी काम कर सकते हैं और वहाँ के लोगों की सेवा करना एक जो है जनता की सेवा, भारत देश की सेवा है। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं श्री मूलचंद लोढ़ा जी, और उनके पद्मश्री से नवाजे जाने पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अपने जीवन को दूसरों के प्रति समर्पित करने की अनोखी मिसाल हैं मूलचंद लोढ़ा। वंचित वर्ग, आदिवासी, जरूरतमंद और निराश्रित सभी का जीवन संवारने में लगे हैं भाई साहब। सामाजिक कार्यकर्ता मूलचंद लोढ़ा को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। खबर सूडान से, जहां संघर्ष कर रहे दोनों पक्षों ने सऊदी अरब में बातचीत शुरू की, जिसका मकसद पिछले कई दिनों से जारी संघर्ष को रोकना है। अमेरिका और सऊदी अरब ने एक संयुक्त बयान में कहा कि सूडान में दोनों पक्षों में जंग छिड़ने के बाद पहली बार सेना और अर्ध सैन्य रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के प्रतिनिधियों ने सऊदी अरब के तटीय शहर जद्दा में वार्ता शुरू की है। सऊदी अरब और अमेरिका ने दोनों पक्षों से संघर्ष विराम की दिशा में बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल होने और संघर्ष को समाप्त करने का आग्रह किया, जो सूडानी लोगों की परेशानियों को दूर करेगा। सेना और आरएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि वार्ता से खार्तूम और पड़ोसी ओमडुरमान शहर में मानवीय गलियारे खोलने पर बातचीत होगी, जो इन संघर्षों के केंद्र रहे हैं। आरएसएफ के अधिकारियों ने कहा कि वे संघर्ष विराम की निगरानी के तंत्र पर भी चर्चा करेंगे, जो संघर्ष रोकने में नाकाम रहा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
बंगाल और बिहार का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है और वहाँ के लैंड ओनर्स भी ट्राइबल्स ही हैं। हमें किसी भी तरह से उनकी जमीन पर कब्जा करना होगा। जमीन हमारा है, देश हमारा है, तो उन विदेशियों के आगे कह चुके हैं हम सब। वैसे कौन है ये नया हीरो? ही इज ए लोकल ट्राइबल। हमारे घर में घुसकर हमला किया है ना उन लोगों ने, अब हम उनके गिरबान में घुसकर हमला करेंगे। What's his name? बिरसा मुंडा सर। जय बाबा बिरसा। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही दिल्ली ने प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को कायम रखा है। उसे अभी 4 मैच और खेलने हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बैंगलोर ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 181 रन बनाए। जवाब में दिल्ली ने 16.4 ओवर में 3 विकेट पर 187 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। दिल्ली के लिए इस मैच में फिलिप सॉल्ट ने मैच जिताऊ पारी खेली। उन्होंने 45 गेंद पर 87 रन बनाए। रिले रूसो ने 22 गेंदों पर नाबाद 35 रन बनाए। मिचेल मार्श ने 26 और डेविड वार्नर ने 22 रनों का योगदान दिया। और इससे पहले बैंगलोर के लिए विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेली। कोहली ने सबसे अधिक 55 रन बनाए। उनके अलावा महिपाल लोमरोड ने भी अर्धशतक लगाया। महिपाल ने 29 गेंदों पर नाबाद 54 रन बनाए। और वहीं आईपीएल में शनिवार को खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत की लय वापस हासिल कर ली है। चेन्नई ने घरेलू मैदान पर मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही चेन्नई की टीम 13 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। मुंबई से जीत के लिए मिले 140 रनों के लक्ष्य को चेन्नई ने 4 विकेट खोकर 17.4 ओवर में हासिल कर लिया। चेन्नई के लिए डेवोन कॉनवे ने 44 और ऋतुराज ने 30 रन बनाए। वहीं मुंबई के लिए नेहल वधेरा ने सबसे अधिक 64 रन बनाए। गेंद के साथ चेन्नई के मथीशा पाथिराना ने कमाल किया और 3 विकेट लिए। इस सीजन में इन दोनों टीमों के बीच हुए दोनों मुकाबले चेन्नई ने अपने नाम किए हैं। और वहीं आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में गत विजेता गुजरात टाइटंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इस सीजन में दूसरी बार दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरेंगी। पहली भिड़ंत में गुजरात ने लखनऊ को 7 रनों से हराया था। गुजरात टाइटंस के लिए इस सीजन में अभी तक सब कुछ सही घटा है। टीम 10 मैचों में 7 के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज है। आखिरी मुकाबले में हार्दिक पांड्या की सेना ने राजस्थान के रॉयल्स को 9 विकेट से हराया था। दूसरी ओर कप्तान केएल राहुल के बाहर होने के बाद लखनऊ की टीम कमजोर नजर आ रही है। सीएसके के खिलाफ टीम का आखिरी मैच बारिश के चलते धुल गया था। हालांकि टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन सीएसके के खिलाफ भी निराशाजनक रहा था। और वहीं दिन के एक अन्य मैच में राजस्थान रॉयल्स के सामने सनराइजर्स हैदराबाद की चुनौती होगी। राजस्थान को इस सीजन में अब तक खेले गए 10 मैचों में 5 में जीत और जबकि इतने ही मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। अभी टीम 10 अंक लेकर अंक तालिका में 4थे स्थान पर है। राजस्थान को उसके पिछले दोनों मैचों में भी हार मिली है। दूसरी तरफ हैदराबाद को इस सीजन में अब तक खेले गए 9 मैचों में से सिर्फ 3 जीत नसीब हुई है, जबकि 6 मैचों में हार मिली है। वो अंक तालिका में सबसे निचली पायदान पर है। ऐसे में दोनों टीमों की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति को सुधारने की होगी। और रियल मैड्रिड ने कोपा डेल रे का खिताब जीत लिया है। शनिवार को देर रात खेले गए फाइनल मुकाबले में रियल मैड्रिड ने ओसासुना पर 2-1 की रोमांचक जीत हासिल की। 2014 के बाद यह पहला मौका है जब रियल मैड्रिड ने इस प्रतिष्ठित खिताब को अपने नाम किया। रियल ने इस मुकाबले में आक्रामक शुरुआत करते हुए दूसरे ही मिनट में रोड्रिगो के गोल की मदद से बढ़त ले ली। पहले हाफ में रियल ने अपनी इस बढ़त को बरकरार रखा। दूसरे हाफ में ओसासुना ने वापसी की। 58वें मिनट में मेलुकास टोरी ने गोल करके मैच को बराबरी पर ला दिया। हालांकि 70वें मिनट में रोड्रिगो ने अपना और टीम का दूसरा गोल करके रियल को एक बार फिर मुकाबले में बढ़त दिला दी। इसके बाद कोई गोल नहीं हो सका और रियल मैड्रिड ने मैच को 2-1 से जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। ये 20वां अवसर है जब उन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है।
और ताशकंद में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। शुरुआती मैच में जीत हासिल करते हुए मुक्केबाज निशान देव प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने 71 किलोग्राम भार वर्ग के राउंड ऑफ 32 में कोरिया के ली सांगमिन को 5-0 के अंतर से हराया। वहीं एक अन्य मैच में जीत हासिल कर भारत के आकाश भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। राउंड ऑफ 32 में आकाश ने चीन के मिंगके को 5-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।